नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 28 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। तो जल्दी से सभी मेरे भाई क्लास से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। राधे राधे भैया। सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 28 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आपके ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आपका सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, क्रिकेट का संबंध LBW से है और उसी प्रकार शतरंज का संबंध किससे होगा। क्रिकेट का संबंध दिया है LBW से, उसी प्रकार शतरंज का संबंध किससे है। ड्यूस से होगा या हिट विकेट से होगा या चेकमेट से होगा या बैक स्ट्रोक से होगा। फटाफट से बताओ। ड्यूस होता है बैडमिंटन और टेनिस में यूज होने वाला शब्द होता है ये। इसमें जहां एक स्ट्रोक पर 2 नंबर मिलते हैं, कुछ इस तरीके का ये होता है शॉट। और अगर मैं बात करूं हिट विकेट की, तो हिट विकेट तो ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड हो गया। चेकमेट होता है आपका शतरंज से। बैक स्ट्रोक होता है भैया आपका स्विमिंग से, बैक स्ट्रोक स्विमिंग से। तो इनमें पूछा किसका है, शतरंज का पूछा गया है, शतरंज का। तो शतरंज से रिलेटेड होता है चेक एंड मेट, है ना, चेकमेट। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प बिल्कुल राइट है, एकदम शानदार। नेक्स्ट अगला प्रश्न, फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट आपको बताना है। चेक करो, आंसर बताओ। 4 विकल्प दिए गए हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और आपका लद्दाख। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और लद्दाख ये चारों के चारों भैया यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। चारों में से कौन सा अलग है, चारों में से कौन सा। मुझे पता है बहुत से बच्चे एक ही तरफ जा रहे होंगे, मुझे पता है बहुत से बच्चे एक ही तरफ जा रहे होंगे। भाई ध्यान से देखो चीजों को, ध्यान से। अगर मैं बात करूं भाई देखो, एक तो हो गया पुदुचेरी और एक दिल्ली, इनमें विधानसभा है ना, विधानसभा है इसमें, विधानसभा। बाकी किसी में है क्या, चंडीगढ़ में भी नहीं है, लक्षद्वीप में भी नहीं है और लद्दाख में भी नहीं है। बाकी 3 में नहीं है। तो आप किसके साथ जाओगे, आप जाओगे फिर पुदुचेरी के साथ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये रीजन ज्यादा होगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ये राज्य की राजधानी है, बाकी नहीं है राजधानी, ऐसा भी सोच रहे होगे ना आप। ये यूनियन टेरिटरीज हैं चारों, जब लिखे गए हैं तो ये चारों यूनियन टेरिटरीज, यहाँ कैपिटल और कंट्री के बारे में चीज नहीं है, क्योंकि चारों ही एक जैसी चीज है, चारों यूनियन टेरिटरीज हैं। इन चारों में से अलग ढूंढना है। ये चारों क्या हैं, ये चारों के चारों यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटी हैं। अब इन चारों में से जो अलग है वो आपको पहचानना है, वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, श्याम स्टडीज इंग्लिश इन पटना, हर सिस्टर लिव्स इन मुंबई, रामा स्टडीज केमिस्ट्री, सिस्टर स्टडीज इंग्लिश एंड केमिस्ट्री। तो आपसे पूछा गया है एंड का कोड क्या होने वाला है। एंड का कोड, एंड का कोड क्या होगा। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भाई ये एरिया वेरिया के लिए थोड़ी ना बोला ऊपर उसने कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है ना। ऐसे तो फिर मान लो 4 राज्यों के नाम लिख दिए जाएं तो आप उनमें भी ऐसी पहचानोगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 3 आपको मैदानी क्षेत्र दे दिए जाएं और एक आपका समुद्र के किनारे वाला दे दिया जाए, तो फिर कहोगे एरिया किसका। भाई वो एरिया तभी तो देखना है जब वो एरिया का बोलेगा। श्याम स्टडीज इंग्लिश इन पटना, एंड का कोड आपसे पूछा गया, तो एंड हमको नजर आ रहा है यहाँ पर, एंड हमको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड ऊपर कहीं नजर आ रहा है, श्याम स्टडीज इंग्लिश इन पटना, हर सिस्टर लिव्स इन मुंबई, राम स्टडीज केमिस्ट्री, बाकी कहीं नहीं है। तो अब बाकी चीजों जो कॉमन है आप उनको हटा दो। हटाओगे कैसे, जैसे कि केमिस्ट्री और स्टडीज। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, स्टडीज की बात करूं या स्टडीज, आप तीनों में देख लो, स्टडीज तीनों में आपको मिल जाएगा कॉमन। तीनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, पहचानो। तीनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, PI JI TI FI और QI। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ DI LI और PI है, PI इसमें भी है
और पीआई इसमें भी है और भैया पीआई इसमें भी है, तीनों में पीआई है, तो इसका कोड तो हो गया पीआई। आगे की तरफ चलोगे आप, नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ जैसे कि केमिस्ट्री यहां पर भी दिया है, केमिस्ट्री यहां पर भी दिया है, हटा दोगे, दोनों में कॉमन क्या मिला आपको, डीआई, डीआई इसमें भी नजर आया और डीआई इसमें भी नजर आया, हटा दोगे तुरंत ही। फिर आपका इंग्लिश और सिस्टर बचा हुआ है, इसको भी चेक कर लो, इंग्लिश और सिस्टर, सिस्टर वाला यहां पर है, सिस्टर वाला यहां पर है, तो नीचे वाले बी आई के आई एफ आई में से क्या मिला, बी आई के आई मिल गया, के आई को आप यहां से हटा दोगे। इंग्लिश सबसे ऊपर वाले में कॉमन नजर आ रहा है, इंग्लिश जो है वो सबसे ऊपर वाले में, यहाँ इंग्लिश है और यहाँ पर भी इंग्लिश है, तो आप पहचान लो एफ आई यहाँ पर भी है, एफ आई यहाँ पर भी है, तो फिर एंड के लिए बचा क्या, बी आई, क्योंकि बी आई ऊपर कहीं पर भी नहीं है, बी आई ऊपर कहीं पर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलो जी बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चेक करो आंसर बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। पहचानो जल्दी से क्या होने वाला है इसका सही जवाब। 20, 20, 24, 42, 90 आगे क्वेश्चन मार्क है, कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 190 आंसर आ गया, वेरी गुड, पहले हो चुका है ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो, ठीक है, फटाफट से देखो क्या आंसर होने वाला है। 20 से 20 पर जाना है, कोई भी अंतर नहीं है, मैं कहूंगा यहाँ 0 का अंतर है, 0 का, लेकिन 20 से 24 पर जाओगे तो 4 का अंतर नजर आएगा। 24 से 42 पर 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, 18। 42 से 90 पर जाओगे भैया, 42 से 90 पर जाना है तो 10 में से 2 गए 8, इधर 8 में से 4 गया 4, 48। अब यहां आपको चाहे तो आप डिफरेंस के साथ जाइए, चाहे आप यहीं पर लॉजिक लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर 3 में से 2 की पावर 2 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा भैया, 4, 8 में से 4 गया 4। अगले वाले को देखूंगा, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 27 में से 9 गया 18, 48, 4 की पावर 3 64 माइनस 4 की पावर 2। ऐसे ही यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2। 125 में से 25 घटाओगे तो 100 का अंतर आएगा, 100 आपको जोड़ देने हैं, 190 वाला विकल्प बी वाला राइट हो जाएगा, 190 वाला, 190, 190 आपका बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, लॉजिकल ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर मत कर देना, लॉजिकल ऑर्डर। बिलियन लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, 100, मिलियन, ट्रिलियन, कौन सा छोटा होता है कौन सा सबसे बड़ा, ऐसे, या सबसे बड़े से छोटा या सबसे छोटे से बड़ा, ऐसे आपको देखना है। पहचानो और आंसर बताओ। पेपर का कोई इन्फॉर्मेशन प्लीज बताओ ना, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद जून तक आपको कुछ खबर मिल जाए, मई जून तक, जून के लास्ट तक शायद आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना। चलो देखो परखो आंसर बताओ। अगर मैं बात करूं 100, 100 तो आप जानते ही हो भैया 100 को कहते हैं, 100, 100 होता है 100, 1000 आप जानते हो 1000, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन कितना होता है, बिलियन कितना होता है, ट्रिलियन कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं मिलियन की बात करूं तो 10 लाख होता है ना, मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। मिलियन से भी बड़ा होता है बिलियन, बिलियन भैया इसमें होते हैं 100 करोड़, 100 करोड़, बड़ा तो ये हो गया, वो तो 10 लाख है, ये 100 करोड़ है। और ट्रिलियन में भी बात करूं तो ट्रिलियन जो है ना वो 100 बिलियन के बराबर होता है, इसमें 100 बिलियन होते हैं, ये सबसे ही बड़ा हो गया, 100 बिलियन होते हैं इसमें तो, 100 बिलियन, ये तो और बड़ा हो गया, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 5 नंबर, 5 नंबर से बड़ा है इसमें 1000, 3 नंबर, 1000 से भी बड़ा मिलियन, मिलियन से भी बड़ा बिलियन और बिलियन से बड़ा ट्रिलियन, 2 नंबर। 53,412 कहीं दिखाई दे रहा है, 53,412 ऑप्शन नंबर बी, 53,412 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। नेक्स्ट अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखो और आंसर बताओ। पढ़ो। 400 परिवार वाले इलाके में प्रत्येक 20 परिवार कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ता है। मालूम यह है कि 200 परिवार दैनिक जागरण पढ़ते हैं, 150 परिवार द हिंदू और 180 परिवार ने अमर उजाला पढ़ा। यदि यह ज्ञात हो कि ठीक 40 परिवार तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं तो कितने परिवार ठीक ठीक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये आपको बताना है। चेक करो, आंसर बताओ। ऑप्शन है 50, 60, 70, 80। 80 आ गया आंसर। तुक्का मारने वालों की हद होती है क्लास में। मैं क्या करूं, मार लगा दूं, एक ने 80 दिया होगा और उसके पीछे अब सारे ही पागल हो जाएंगे। 80 80 80। हो सकता है 80 सही हो, लेकिन पर 80 देना जरूर। तुक्का मारना एक दूसरे को देखकर, हो सकता है गलत हो 80। अब एक एक के चक्कर में सारे गलत। इतना आसान सवाल नहीं था जो इतना देखते ही मतलब क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं उससे पहले ऑप्शन आ गया आंसर में। क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं और अब मतलब ये कौन सा हद होती है यार तुक्के मारने की भी। कम से कम सवाल को पढ़ तो लो, कहना क्या चाह रहा है। हो सकता है आसान ही हो, देखने में बड़ा लग रहा है? लेकिन नहीं। 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्टों में कॉमन दे दिया 40। देख लो ऊपर दिया हुआ है 40 परिवार तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब 3 समाचार पत्र थे, कौन कौन से थे? एक दैनिक जागरण था, एक तो डीजे लिख देता हूं, दैनिक जागरण। एक दूसरा क्या था? दैनिक जागरण के बाद है द हिंदू। द हिंदू TH लिख देता हूं द हिंदू के लिए। एक था अमर उजाला, एक एक AU अमर उजाला। ठीक है, ये 3 समाचार पत्र थे। 400 परिवार थे, 400 परिवार। ठीक है, 20 परिवार कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ता है, 20 परिवार कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ता है। 200 परिवार दैनिक जागरण पढ़ते हैं। 200 परिवार हैं दैनिक जागरण के पास, यहां लिखता हूं 200 परिवार हैं दैनिक जागरण के पास। ठीक, द हिंदू के पास 180 परिवार अमर उजाला और 150 परिवार द हिंदू। द हिंदू में 150 और 180 अमर उजाला में। ये क्वेश्चन में दिया है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये क्वेश्चन में आ गया ना आंसर। अब क्यों आ रहा है ये सही? अब क्यों आ रहा है ये सही? अब क्यों आ रहा है सही बताओ। जब करोगे तभी तो सही आएगा आंसर। अब बिना करे ही आप तुक्का मारने लग जाते हो। आसान है क्वेश्चन, ये इतना तो क्वेश्चन में दिया है। तो भाई आप देखोगे आपके पास 400 परिवार थे, लेकिन मैं जैसे ही 200, 150 और 180 को जोड़ता हूं, 200, 180 और 150 को जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 200 और ये 330, 530 हो गया। 530 में से 400 घटा दूंगा, 400 घटाओगे आपके पास बचा 130। 130 बचा, 130। क्लियर? यहां तक आपने निकाल लिया। ये 130 पता है क्या चीज है? ये 130 ये चीज है इन कॉमन के लिए। ये 130 पता है क्या है? कॉमन है। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, 130 में से इस 40 को घटाऊंगा, है ना? पांच सौ तीस में से हमारे पास बचा केवल और केवल 130। 130 में से आप इस 40 को घटा दोगे तो इसने पूछा था क्या? 130 कॉमन के 400 परिवार थे ना, सॉरी 200, ये हो गए 380, 380 और ये हो गया 8 5 13, 530 में से 400 घटाया 130। 130 आया हमारा कॉमन के लिए। ये वे हैं जो हमारे कॉमन में फंस रहे हैं। कॉमन में फंस रहे हैं अगर मैं बात करूं, 130 तो ये थे टोटल। अब 130 में से आप क्या दिया था? 40 परिवार तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। यहां 130 में से आप घटा दोगे 40 परिवारों को तो आपके पास कितने बचे? 90 बचे। 90। पूछा क्या गया था? कितने परिवार ठीक ठीक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं? कितने 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं? ठीक ठीक वाले पूछा गया था, ठीक ठीक वाले।
तो कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर रहने वाला है? 400 परिवार में से 20 परिवार ने कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ता है, 20 तो कम से कम एक में आएंगे ही आएंगे। और मालूम है 200 परिवार दैनिक जागरण, 150 द हिंदू, 180 अमर उजाला। ज्ञात है कि 40 परिवार तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ठीक ठीक 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले पूछे गए हैं। 130 में से ये कॉमन अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास बचता है, तो सभी के लिए कॉमन था ना 40, तो ये वाले पूछे हैं ठीक ठीक 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले। 90 के बाद फिर यहाँ क्या बच रहा है? एक बार और घटाना पड़ेगा इसको। 20 रह गए सर, कहाँ रह गए 20? 400, 200, 150, 180, तो ये हो गए टोटल मिलाकर 530। 130 बचे। 130 में से अगर हम 40 को माइनस करते हैं तो 90 बचे, और 90 में से भी 40 को घटाया जाएगा। 2 बार क्यों घटाएंगे पर? 50 बचेगा। 20 परिवार नहीं, 400 परिवार वाले इलाके में प्रत्येक 20 परिवार कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ता है। 400 परिवारों में प्रत्येक 20 परिवार कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ता है। और मालूम है कि 200 परिवार दैनिक जागरण पढ़ते हैं। ये 20 परिवार कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ता है, कम से कम एक से ज्यादा भी पढ़ सकता है। तो चेक करना पड़ेगा भाई क्वेश्चन, मुझे डाउट है। 70 आ रहा है 70, लेकिन कह नहीं सकते। देखो ये कह रहा है प्रत्येक 20 परिवार में कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ता है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? 130 में से अगर हम इन 40 को घटाते हैं तो ये बचते हैं ये वाले ए, बी और सी वाले, लेकिन वो ऑप्शन में भी तो नहीं है। 90, और 90 में से 90 तो कॉमन आ रहा है ए बी सी के लिए। ए बी सी चेक करना पड़ेगा भाई, मेरा डाउट है, देखना पड़ेगा। तुक्के वाले तो सब बेकार ही हो गए। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। मैं अगले पर चल रहा हूँ, चेक कर लूंगा मैं इसको एक बार, ठीक है ना? देखो इसको जरा। ठीक है, चल गया दोस्तों। क्या वॉइस और वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है? अब एक बार बताएंगे सभी लोग, वॉइस और वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या अभी सब कुछ क्लियर है? थोड़ा बीच में नेटवर्क इशू आया था, हाँ क्लास बंद हो गई थी। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन था ये हमारे सामने। ये कह रहा है पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है। पी के का पिता है, पी जो है वो के का पिता है और जे एक्स की भतीजी है। आर जे की माता है, के एक्स का भाई है, के जो है वो एक्स का भाई है, के एक्स का भाई है। ये हो गया। जे एक्स की भतीजी है, एक्स की भतीजी है जे, एक्स की भतीजी है जे। आर जे की माता है, आर जो है वो जे की माता है आर।
आर जे की माता है। और बोला गया था जे एक्स की भतीजी है, पी के का पिता है, के एक्स का भाई है, पी के केवल दो बच्चे हैं। अब पी के केवल दो बच्चे हैं, अगर इसका पिता है, ये इसका भाई था, तो ये निश्चित रूप से इसकी पत्नी होने वाली है। तो मैं कहूंगा कि पी परिवार में सबसे बड़ा इंसान हो चुका है, पी परिवार में सबसे बड़ा इंसान। उसके दो बच्चे हैं, एक तो के आया, एक तो के आया और दूसरा एक्स आया। ठीक है। अब के की जो पत्नी थी, के की जो पत्नी है वो कौन बनने वाली है? के की पत्नी बनने वाली है यहां पर आर। आर इसकी पत्नी बनेगी, स्टार लगा देना, ये माइनस और ये प्लस। एक्स की भतीजी है एफ, तो यानी कि वो इनकी बच्ची होगी, एफ भतीजी है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, कौन सा कथन सही है। एक्स आर की साली है, एक्स आर की साली है क्या? भाई इसके दो ही बच्चे थे, इसके दो ही बच्चे थे, एक्स आर की साली होगी क्या, ये पूछ रहा है। एक्स के का भाई होगा क्या, एक्स के का भाई हो रहा है क्या? के का भाई, एक्स का जेंडर नहीं पता अभी यहां तक, है ना। पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है, आर जे की माता है, के एक्स का भाई है, पी के केवल दो बच्चे हैं। पी एक्स का पिता है, पी एक्स का पी का जेंडर नहीं पता, यहां मामला गड़बड़। एक्स जे का मौसा है, एक्स जे का मौसा, जे रह गया, जे कहां पर है, जे एक्स की भतीजी है, जे एक्स की भतीजी है, जे जो है वो एक्स की भतीजी है। जे जे एक्स की भतीजी है, तो यहां जे था, यहां कौन था, जे था। चलो, तो पूछा किसके बारे में गया है, एक्स जे का मौसा है, एक्स जे का मौसा, एक्स का जेंडर नहीं पता तो आप कैसे बताओगे, ना तो इसमें आंसर दिया जा सकता, एक्स के का भाई है, इसका जेंडर नहीं पता तो मैं इसको भी आंसर में नहीं दे सकता। एक्स आर की साली है, एक्स आर की साली है, कैसे आंसर दोगे। पी एक्स का पिता है, पी एक्स का पिता है क्या, पॉसिबिलिटी है। पी के का पिता है, पी का जेंडर पता था, तो यहां से अब आप कह सकते हो ना तो इसका आंसर आएगा, ना इसका आंसर आएगा, ना इसका। पी एक्स का पिता होना चाहिए, क्योंकि यहां बोला था पी के का पिता है, के का पिता है, तो फिर इसका भी पिता ही होगा, एक्स का। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। पी का जेंडर पता है क्योंकि उसने पी को के का पिता बताया था, इसका पिता है तो इसका जेंडर पता है। एक्स का जेंडर नहीं पता था, तो जो एक्स से रिलेटेड सेंटेंस थे वो गलत हो जाएंगे, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ लो भाई जहां से पढ़ा रहे। अच्छा, पिछला क्वेश्चन क्या डाउट में रह गया भाई, ये वाला? अच्छा, इसी पर इंटरनेट भागा था ना, तो ठीक है। फर्स्ट और थर्ड वाले से कर रहे थे हम इसको, फर्स्ट और थर्ड वाले से। इन दोनों में कॉमन क्या है, वन इसमें भी है, वन इसमें भी है, तो डाइस को ऐसे रोटेट किया था क्लॉकवाइज में, 1 6 2, और उससे चलोगे तो 1 4 और 3, तो 2 का अपोजिट 3 आया था बेटा, 2 का अपोजिट 3। ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए बोल रहे थे, ये भी रह गया था क्या फिर? भाई एक एक पक्षी था जो अपने घोंसले से उड़ा और इधर गया उत्तर पूरब की तरफ, फिर दाएं मुड़ा 7 मीटर, फिर दाएं मुड़ा 75 मीटर। पूछ रहा था कि घोंसले से अब कहाँ आ गया, पक्षी अब अपने घोंसले से किस दिशा में है, ये वाली डायरेक्शन पूछी थी, तो ये वाली साउथ और वेस्ट थी, ये वाली साउथ और वेस्ट थी। ठीक है। नेक्स्ट, आ जाओ यहां पर, चेक करो, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि एक पंक्ति में मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर है, व्यक्तियों की संख्या दी गई है, दो व्यक्ति हैं, मनु बाईं ओर से 14वें स्थान पर है और सैम जो है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। जब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सैम दाईं ओर से 12वां हो जाता है, सैम दाईं ओर से 12वां हो जाता है, 12वां। तो आपको बताया गया था जिसकी दो पोजीशन दे रखी हो उसकी न्यू वाली और दूसरे की पुरानी वाली, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देना, 14 12 26, 26 में से एक घटाओगे बचेगा आपके पास 25 25। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चेक करो, फटाफट से आंसर बताओ क्या होने वाला है इसका सही जवाब।
एक्स ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। एक्स ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। अब इससे क्या अनुमान निकाल सकते हैं? समीकरण एक कागज पर हल किया गया था, हो सकता है ना किया हो, मन में ही सॉल्व कर लिया हो, है। वो कह रहा है एक्स ने चौक से बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया, चौक पर नहीं किया होगा, हो सकता है माइंड में सॉल्व कर लिया हो सकता है फोन में सॉल्व कर लिया हो, रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। समीकरण एक कागज पर हल किया गया था, हो सकता है कागज पर हल किया हो सकता है ना हल किया हो, है ना, हो सकता है उससे हल ही ना हुआ हो। तो आप नहीं कह सकते कि समीकरण एक कागज पर सॉल्व किया गया था। एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल, मार्कर का भी नहीं बोला कि मार्कर से हल किया था, ये भी नहीं आप निकाल सकते अनुमान। बस उसने तो बोला था कि एक्स ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया, बाकी कैसे किया या नहीं किया ये नहीं दिया गया। तो आप कहोगे दोनों के दोनों गलत, बोथ रॉन्ग, दोनों के दोनों जो हैं वो राइट रॉन्ग होने वाले हैं। दोनों समीकरण, दोनों इक्वेशन, दोनों अनुमान आपके गलत हैं, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, ए ई आई ओ यू एच एफ डब्ल्यू किसी गोलाकार मेज के चारों तरफ दक्षिणावर्त क्रम में बैठे हुए हैं और सभी का मुख जो है वो नहीं दिया, किधर है भाई, मुख नहीं दिया, चारों तरफ दक्षिणावर्त क्रम में बैठे हुए हैं। तो आप क्या करोगे, तभी ओ और एफ अपना स्थान बदल लेते हैं। यदि एच का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो ओ का मुख किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। भाई ध्यान से देखो क्वेश्चन को और सॉल्व करो। समान क्रम में बैठे हुए हैं, दक्षिणावर्त तरीके से समान क्रम में बैठे हुए हैं, तभी ओ और एफ अपना स्थान बदल लेते हैं। यदि एच का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो ओ का मुख किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। 7 क्वेश्चन में 40 दो बार माइनस होगा, क्योंकि 530 में से 400 माइनस करने पर बस वो एक बार निकाला है, लेकिन वो 3 बार कॉमन रहता है और इंग्लिश में 20 नहीं है। अच्छा, हाँ तो वो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, मैं उसको चेक कर लूंगा अगर कुछ गड़बड़ है तो, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, ए ई आई ओ यू एच एफ और डब्ल्यू किसी गोलाकार मेज के चारों तरफ दक्षिणावर्त तरीके से बैठे हुए हैं, दक्षिणावर्त तरीके से बैठे हुए हैं। 8 लोग थे ना, 2 3 4 5 6 7 8। वो कह रहा है यदि एच का मुख उत्तर दिशा की ओर है और ओ का मुख किस दिशा में होगा। एच का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो मैं कहूं एच यहां बैठा है, एच यहां बैठा है उत्तर दिशा की ओर मुख करके, क्रम से बैठा लो। एच का मुख उत्तर दिशा की ओर है, क्रम से बैठा लो। कैसे कैसे आएंगे, एच के बाद एफ, एफ के बाद डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद फिर से आएगा ए ई आई ओ और यू, ए ई आई ओ यू एच एफ डब्ल्यू। बैठने के बाद इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, बैठने के बाद इन्होंने अपनी पोजीशन, वास्तव में तो बैठे थे ये इस तरीके से, क्योंकि एच उत्तर दिशा की ओर है तो ओ का मुख किस दिशा में होगा, क्योंकि एच एफ और ओ ने अपने स्थान बदले हैं, एफ और ओ ने अपने स्थान बदले, यहां तो आ गया अब ओ नई कंडीशन के अकॉर्डिंग, और इधर चला गया एफ न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग, न्यू कंडीशन। तो कह रहा है ओ का मुख किस दिशा की ओर है, ओ का मुख अब इधर की तरफ, और इधर कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा। एफ किधर की तरफ, सॉरी ओ किधर की तरफ देख रहा है अब नई पोजीशन में, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है। नेक्स्ट, 6 छात्र हमको दिए गए हैं, PQRSTU को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी किताबें एक बुक सेल्फ की 6 अलग अलग अलमारियों में रखें। इनको रखना है भाई, फटाफट से रखो, फटाफट से रखो। इंग्लिश क्या इसकी आगे लिखी हुई है, जी बिल्कुल ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, 6 छात्र हैं, इनको 6 पुस्तकें रखनी है 6 अलमारियों में, है ना। बुक सेल्फ की 6 अलग अलग अलमारियों पर रखें, जिनमें केवल 6 अलमारी एक के ऊपर एक हो। एस की पुस्तक 6 है तो ऐसे लिख लो आप, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे अलमारियां हैं ऊपर नीचे। सबसे पहले क्या बोला, जिनमें केवल 6 अलमारियां एक के ऊपर एक है। एस की पुस्तक सबसे ऊपरी सेल्फ पर रखी गई है, एस सबसे टॉप पर रखी गई है, तो एस को यहां रख दोगे आप, सबसे टॉप पर एस को, सबसे ऊपर, पहली लाइन। फिर बोला था पी और यू की पुस्तकें क्रम से ऊपर से तीसरी, क्रम से ऊपर से तीसरी,
पी ऊपर से तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, पी आ जाएगी यहां पर ऊपर से तीसरी, और सबसे नीचे से तीसरी है यू, यू 1 2 3, सबसे नीचे से तीसरी यू। जैसे जैसे शर्त दी जाएंगी ऐसे ही रखते चले जाओ। केवल आर की पुस्तक यू और क्यू के बीच में है, यू और क्यू के बीच में आर इधर नहीं आ सकता, तो यू और क्यू के बीच में आर यहां पर आ जाएगा, आ जाएगा। एक बचा, बस एक बचा, कौन सा, पी क्यू आर एस टी, टी बचा हुआ है ना, तो टी को यहां रख देना। पूछा किसके बारे में गया है, छात्र, छात्र टी की पुस्तक सबसे ऊपर से किस सेल्फ पर रखी गई है, ऊपर से किस सेल्फ पर रखी गई है, दूसरी सेल्फ पर, ऊपर से, ऊपर से पूछा था ना, ऊपर से कौन सी सेल्फ पर है, तो पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की। टी के बारे में पूछा था, टी दूसरे नंबर की सेल्फ पर रखी हुई है, ऊपर से दूसरे नंबर की सेल्फ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से इसका आंसर सभी लोगों का एकदम राइट आना चाहिए भैया, इसमें समय नहीं लगेगा किसी को भी, स्पीड में आंसर दे दो, क्या होगा इसका सही जवाब। नौ और 10 के बीच में घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर या संपाती, संपाती का अर्थ है वही 0 डिग्री, एक दूसरे के ऊपर होने का अर्थ है कि 9 और 10 के बीच में दोनों सुइयां जो हैं वो 0 डिग्री के एंगल पर हों, 0 डिग्री। आपके पास जो भी तरीका है आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास है 2/11, 2/11 30H, 30H प्लस माइनस का थीटा। याद रखना इसकी वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, याद रखना नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा कभी भी ये 330 से बड़ा नहीं हो सकता, 330 से ऊपर नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। अब बात आती है 2/11, 2/11 30H, H की वैल्यू कितनी है भैया, 9 लिखा हुआ है, 30 निम्मा 270, 30 निम्मा 270 प्लस माइनस का थीटा, थीटा यानी कि 0 डिग्री का एंगल दिया गया था। 30 निम्मा 270, 270 में 0 जोड़ लो चाहे घटा लो कोई अंतर नहीं आएगा। 270 का दुगना होगा भैया 540, 540 बटे में 11, 540 बटे में 11 कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा, 11 चौके 44 आ जाएगा, 10 बचेगा 100 हो जाएगा, 1199 49 सही, 1/11 मिनट आपकी निकल कर आ जाएंगी, 9:49 सही, 1/11 मिनट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा। 100 दिन बाद पूछा गया है, 100 दिन बाद, आज से 100 दिन बाद कौन सी तो तारीख होगी और कौन सा दिन होगा, दोनों ही चीज पूछी है, दोनों ही चीज। आज सोमवार है, 100 दिन बाद क्या होगा भाई, पहले तो जनवरी के दिन गिनोगे, पहले 100 दिन जाना है ना आगे। जनवरी में कितने दिन रह गए, 9 दिन रह गए जनवरी में। फरवरी कितने की होगी, फरवरी होती है लीप ईयर में कितने की, 29 की। मार्च, मार्च होता है 31 का, और सारे दिन मई के दिए गए थे ना, तो अप्रैल भी ले लो, अप्रैल भी ले लो 30, यहां तक टोटल कितने हो गए, 30 30 60, 30 90 और 9 99, 99 दिन बाद आएगी 30 अप्रैल, लेकिन 100 दिन बाद चाहिए था, 99 में एक और जोड़ना पड़ेगा तब 100 होगा, अर्थात 1 मई आ जाएगा, 1 मई निकल कर आ जाएगी, 1 मई। तो 2 मई वाला गलत, 3 मई वाला गलत, 1 मई तो आ जाएगी। दिन 100 दिन बाद, 100 दिन बाद 7 से भाग कर दोगे, 14 7 98, 2 से इस फल बचेगा, है ना, 2 से इस फल बचेगा, और सोमवार में आप कितना करोगे, 2 प्लस कर दोगे, सोमवार में 2 दिन जोड़ोगे क्या हो जाएगा, मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, 2 दिन जोड़ दो इस सोमवार में, प्लस का 2, यह आ जाएगा आपका बुधवार। 1 मई 2020 और बुधवार, 1 मई 2020 और बुधवार आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना है ये आपको बताना है, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, पहचानो। चेक करो जल्दी से, प्लस और गुणा को आपस में बदल दो, यहां प्लस रख दो और यहां पर गुणा रख दो,
काट पीट करनी है। 28 से काट सकते हो, 28 दूनी 56 और 28 एकम 28, 21 बार ये कट जाएगा। 32 गुणा 72 करोगे, 32 गुणा 72, 21 जोड़ोगे और फिर 160 घटाओगे तो 7 या 2100, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 160 घटाने पर 760 नहीं आने वाला, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं है, छोड़ देना। फर्स्ट वाले से नहीं आया। सेकंड वाले पर भाग और माइनस को बदल दो, यहाँ माइनस रख दो और यहाँ भाग रख दो। ये वैसे गलत हो जाएगा क्योंकि 72 160 से नहीं कटने वाला, इसको वैसे साइड कर देना तुरंत ही। फिर तीसरे वाले पर चलोगे, माइनस और प्लस, यहाँ माइनस रखना, यहाँ प्लस रखना। 28 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, अभी काटा था। 28 दूनी 56 और 28 एकम 28। 21 की 32 में गुणा करो, कर सकते हो। 21 दूनी 42, 4 21 ती 63 और 4 67, 672 में से ये वाला 72 घटाना है तो 600 ही बचेगा, और 600 में फिर 160 जोड़ोगे तो पूरा 760 निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की सहायता से। 672 में 72 घटाऊंगा 600 बचेगा, या पहले 160 को जोड़ लेना, मर्जी आपकी है। तो यहाँ 600 बचा, 600 में 160 जोड़ोगे 760, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट, एक चिड़ियाघर में शेर और कौवे हैं। सिरों की गणना करने पर उनकी संख्या 80 है और पैरों की गणना करने पर 200 है, तो वहां कितने कौवा हैं ये आपको बताना है। वहां पर कितने कौवा होने वाले हैं, चेक करो। शेर और कौवे, लॉयन और क्रो। शेर है, आप जानते हो भैया शेर के कितने सिर और पैर होते हैं, और कौवे हैं। सिर की बात की जाए तो सिर दिए थे वहां पर 80, और पैर की बात की जाए तो पैर कितने दिए हैं भैया, पैर दिए हैं 200, पैर दिए हैं 200। जिसको पूछा जाए, याद रखना, कौवा पूछा जा रहा है, हम जानते हैं शेर के 4 पैर होते हैं, कौवे के 2 होते हैं, कौवे के 2 होते हैं। कौवे पूछे जा रहे हैं तो जिसको पूछा जाए उसको छिपा लो। अगर ये सारे के सारे शेर होते, सारे के सारे शेर होते तो इनके टोटल पैर कितने होते, 80 चौके 320, 8 चौके 32, 320 पैर होते अगर ये सारे शेर होते तो। लेकिन पैर कितने हैं वर्तमान में, 200, तो आप क्या करोगे, इनका डिफरेंस करेंगे। इनका डिफरेंस, वर्तमान में पैर कितने हैं, 200 हैं, लेकिन अगर ये सारे शेर होते तो 320 होते। 320 में से ये वाला 200 घटा दोगे, और पैरों के डिफरेंस से ही भाग करना है क्योंकि मुझे कौवे निकालने हैं। 4 में से 2 घटा दोगे, 4 में से 2, आपके पास बचेगा 2। टोटल 120, 120 को 2 से भाग करोगे आ जाएगा 60। 60 वहां पर क्या है, कौवे हैं। 60 वहां पर कौवे होने वाले हैं, 60 वहां पर कौवे हैं। ऑप्शन से करना चाहो ऑप्शन से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा, अगर ऑप्शन से करना चाह रहे हो तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 120 का आधा 60 लिख लेना। ऑप्शन से भाई, जब आपको टोटल 80 दिए गए थे ना, टोटल 80, ये कौवों की संख्या दी है, ये क्रो की संख्या दी है और लॉयन है। अगर मैं कहूं 20 कौवे हैं तो भैया 80 में से 20 घटाओगे 60 लॉयन बचेंगे। अगर 30 कौवे हैं तो 50 शेर बचेंगे। अगर 80 कौवे हैं तो 20 शेर बचेंगे। और अगर 60 कौवे हैं, सॉरी 80 तो हो ही नहीं सकता, फिर ये 0 हो जाएंगे। 60 कौवे हैं तो ये 20 बचेगा, 20। भैया पैरों की गुणा कर लेना, जहां जाकर 200 पैर बन जाए वो आपका आंसर होगा। 60 में कौवे में तो आप 2 की गुणा करोगे, 60 दूनी 120 होता है, और इस 20 में 4 की गुणा करोगे, 20 चौके 80 होता है। यहां पर जाकर ये पूरा 200 बन गया। जहां 200 बन जाए पैरों की संख्या वो आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके बीच होते हैं। दोनों तरफ से गिनना होगा, दोनों तरफ से, ठीक है। इस दिए गए शब्द में अक्षर युग्मों की संख्या, जब तक लिखे ना कि आपको केवल बाएं से दाएं गिनने हैं, जब तक ना लिखे तब तक दोनों तरफ से ही गिनने हैं। FIRS और T कितने आ रहे हैं, 2 आ गए, बस लगा दिया तुक्का, सुरजीत और अर्जुन ने तो। 4 आ गए, 3 आ गए, और बताओ,
3 4 5, 5 आ रहे हैं किसी के? इतने आसान सवाल में भी पता नहीं क्या करेंगे। FGHIJ कुछ नहीं मिला, हटा देना। IJKL कुछ नहीं मिला, हटा देना। RS का पेयर तुरंत मिल गया। RS के बीच में कोई अक्षर नहीं आता, यहां भी कोई नहीं है। फिर R से पढ़ूंगा RS और T, R और T का भी पेयर मिल गया, R और T का भी पेयर मिल गया। अब S और T से पढ़ूंगा तो ये भी तो पेयर में काउंट होगा, S के तुरंत बाद T आ रहा है, ये भी तो काउंट होगा। S और T के बीच में भी कुछ नहीं आता तो यहां भी कुछ नहीं है। अब वापसी में देख लो, TUVWX नहीं मिला, STUV नहीं मिला, RST नहीं मिला, IJ वापसी में कुछ नहीं है। केवल और केवल 3 जोड़े मिले हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। केवल और केवल 3 जोड़े, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने पर एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। EZLPUZ, ये दिया है आपको, EZLPU और Z, इनसे एक आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो कौन से वाले से बनेगा उसकी पहचान आपको करनी है, ठीक है ना, उसकी पहचान आपको करनी है। चेक करो, आंसर बताओ। EZLPUZ बन गया? जब ना बने ना तो ऑप्शन में रख लेना वैल्यू, एक शब्द तो अवश्य बन जाएगा 100%, जिसका आपको अर्थ पता होगा। ऑप्शन में रख के कर सकते हो, वरना यहां क्या बन रहा है वैसे? EZLPUZ क्या बना आपका? पजल। नीशू पटेल, वेरी गुड। PUZZLE पजल बन गया। अब P को पहचानो, P कितने पर आ रहा है? P दिया है भैया 4 नंबर पर, U कितने पर दिया है? 5 नंबर पर। अब Z 2 बार है, 6 पे भी है और 2 पर भी है, ये मुझे देखना पड़ेगा। 4 5 4 5, 6 2, 1 6 वाला गलत हो जाएगा, तो 6 2 वाले को आप लगा दोगे। L दिया गया है हमारा कितने पर? 3 नंबर पर, और E दिया है हमारा 1 नंबर पर। तो 45 62 31, 45 62 31, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। यदि संख्या 63 85 471 के प्रत्येक सम अंक में से 3 घटाया जाता है और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें अंकों के अंतर निम्न में से क्या होगा? ये आपको बताना है। चेक करो, आंसर बताओ। 63 85 471, वो कह रहा है सम अंक में से 3 घटाया जाता है, प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से चौथे, तो बाएं से चौथे को इसी में पकड़ लो ना। बाएं से चौथा क्या है? 1 2 3 4, 5 है, बाएं से चौथा 5 है, और दाएं से पांचवा गिनना 1 2 3 4 5, तो इसमें 8 है। उसने एक शर्त रखी थी, उसने क्या शर्त रखी थी? कि सम अंक में से 3 घटा दो, सम में से 3 घटा दो और विषम में 2 जोड़ दो, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5। दोनों का अंतर पूछा था, अंतर 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इसको टाइम आउट करो, बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है ये। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, परखो, आंसर बताओ। 5 7 8 6 7 9 19 35 क्या? या ऐसे बनाओ, 5 6 19 7 7 35 8 9 क्या? लॉजिक ऐसे बनेगा। 55 आ गया आंसर। भाई वाह, गजब। भाई 5 6 से 19 लाना है, कैसे लाओगे? 5 और 6 11, या 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 6 5 11, 7 19, 11 और 8 19, 5 गुणा 6 30, ठीक है, 5 गुणा 6 से बात बन जाएगी। 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 30,
और 30 में से पता है कितना घटा दिया, इसी को घटा दिया, दोनों के योग को। 5 प्लस के 6 11, 30 में से 11 घटाऊंगा तब जाकर 19 आ जाएगा। सेम दूसरे वाले पर 7 सत्ते 49, 49 में से 7 प्लस के 7 घटा दो 14, 49 में से 14 घटाओगे तो भैया आ गया आपका 35 35। सेम 8 नाम 72 और माइनस के 8 प्लस के 9, 8 और 9 17, 72 में से आप घटा दोगे 17 को, 17 को घटा दो, 12 में से 7 गया 5 बचेगा और इधर बचा 6, 6 में से 1 गया 5, 55 55। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके छोटे पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। बड़े और छोटे बच्चे की वर्तमान आयु के बीच में 6 का अंतर है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? अगर ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होगा और तरीके से करोगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, ऑप्शन से करना ज्यादा उचित। एक पिता की वर्तमान आयु उसके बड़े, 3 लोग हैं, एक तो पिता हो गया, पिता हो गया, एक बड़ा पुत्र है बड़ा वाला और एक छोटा पुत्र है, 3 लोग हैं। तो उसने क्या बोला, शर्त सुनो, 3 गुनी है, बड़े पुत्र की आयु की 3 गुनी है। भाई पिता जो है ना वो बड़े पुत्र का 3 गुना है, 3 गुना। ठीक है, और बड़े और छोटे के बीच में अंतर दिया था 6 साल का अंतर, 6 साल का अंतर, तो बड़ा जो है वो छोटे से 6 साल बड़ा होगा, ऐसे बोल रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे ना, पिता की उम्र पूछी है, पिता की उम्र पूछी है तो 36 साल अगर मैं लेके चलूं पहला विकल्प, तो ये कितने का आ जाएगा? 12 तिया 36, 12 तिया 36 आ जाएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल। और ये 6 बड़ा है तो ये 6 साल का रह जाएगा। 38 वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी भी नंबर का 3 गुना नहीं है। 32 भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी भी नंबर का 3 गुना नहीं है। ठीक है, पिता 36 साल का, बड़ा पुत्र 12 साल का, क्योंकि 12 तिया 36 3 गुना था, और छोटे से 6 साल बड़ा है क्योंकि डिफरेंस 6 साल का दिया था, 6 और 6 12। अब वो शर्त रख रहा था कि 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद ये कितने का होगा? 36 और 4 40 का। ठीक है, छोटे पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, 6 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद कितने का होगा? 10 का। क्या ये 4 गुना बन रहा है? अगर 4 गुना बन रहा है तो ऑप्शन सही है, वरना गलत। ऑप्शन नंबर 1 राइट, ऑप्शन नंबर 1 राइट। ठीक है, अब अगर तरीके से करना चाह रहे हो तो तरीके से कैसे करोगे? आप इनकी वैल्यू मान लोगे, फादर हो जाएगा, ये बड़ा बेटा हो जाएगा और ये छोटा बेटा, आप इसको x मान लोगे, ये हो जाएगा x प्लस का 6 और ये हो जाएगा 3 गुना यानी कि 3 6 और प्लस का 3 6 18। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद आप इसको देखोगे, 3x 18 और 4 22 हो जाएगा 4 साल बाद, और इसको देखोगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। कह रहा था कितनी थी? 4 गुनी है, 4 गुनी, 4 की गुणा करके इसके बराबर रख लेना। 4x प्लस 4 चौक 16, 4 में से 3x घटाऊंगा तो x बचेगा, और 22 में से 16 घटाओगे तो 6 बचेगा, 6 बचेगा। वैल्यू आ गई, ये 6 साल का आ गया, 6 और 6 12 का आ जाएगा, और 6 तिया 18 और 18 36 साल, पिता की 36 साल आ जाएगी। इस तरीके से वैल्यू रख के भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट, आप अपनी दिनचर्या के एक भाग के रूप में देर शाम सड़क के पास जॉगिंग कर रहे थे। अचानक आपने एक महिला की चीख सुनी जो बुरी तरह से घायल हो गई थी, और एक चेन स्नेचर मोटरसाइकिल से भाग रहा था। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? फटाफट से देखो। आप अपनी दिनचर्या के एक भाग के रूप में देर शाम सड़क के पास जॉगिंग कर रहे थे। अचानक आपने एक महिला की चीख सुनी जो बुरी तरह से घायल हो गई थी, और एक चेन स्नेचर मोटरसाइकिल से भाग रहा था। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? आप अपनी टी शर्ट फाड़कर महिला के शरीर के घायल हिस्से को बांध देंगे, 102 डायल करके मदद के लिए एम्बुलेंस को बुलाएंगे तथा स्थानीय पुलिस को स्नेचर के बारे में सूचित करेंगे। ठीक है, इसमें कोई गलती तो है नहीं। ठीक है, काम यही किया जाएगा। स्नेचर की नंबर प्लेट को नोट करके पीड़ित के परिजनों को सूचित करेंगे और वापस जॉगिंग के लिए चले जाएंगे। नहीं, ये चीज गलत होगी, वापस जॉगिंग के लिए चले जाएंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया। आप उसका पीछा करेंगे, अपराधी को पकड़ेंगे और सलाखों के पीछे भेज देंगे।
अरे फिर महिला का क्या हुआ, वो बेचारी परेशान है, उसकी भी तो जिम्मेदारी देखनी होगी, वो गलत, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक बढ़ई को एक बड़े ठोस घन को काटने के लिए 72 रुपए दिए जाते हैं, यदि बढ़ई ने प्रत्येक कटाई का 4 रुपया लिया हो तो उसने कुल कितने छोटे घन बनाए। कराया था क्वेश्चन क्यूब वाले चैप्टर में, जब आपको सैटरडे स्पेशल में कराया गया था, यही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। 72 रुपए मिल रहे हैं, प्रत्येक कटाई का 4 रुपया लिया जाता है, कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा, बताओ जल्दी से, कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा। मैंने बताया था जब भी किसी घन की कटाई की जाती है तो 3 तरीके से की जाती है। 72 रुपए टोटल दिए जा रहे थे, एक बार के काटने के 4 रुपए थे, तो भैया इसने काटा कितनी बार, 18 बार काटा। और काटने का तरीका होता है 3 तरीके से, लंबाई के अनुदिश 6 बार काटा होगा, 6 बार, चौड़ाई के अनुदिश भी 6 बार काटा होगा, 6 बार, और ऊंचाई के अनुदिश भी 6 बार काटा होगा, 6 बार। जब हम किसी भी लकड़ी को 6 बार काटेंगे, मान लो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो हिस्से कितने प्राप्त होंगे, हिस्से कितने प्राप्त होंगे, अगर मैं उसको 6 बार काटूंगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 टुकड़े प्राप्त होंगे, 7 टुकड़े 6 बार काटने पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक फेस पर आने वाले घनों की जो संख्या होगी, यानी कि एक भुजा पर जो घन प्राप्त होंगे वो 7 होंगे। जब 6 बार काटूंगा तो 7 घन मिलेंगे, 7 घन इधर, है ना, 6 बार काटूंगा 7 घन इधर, 7 घन इधर, 6 बार काटूंगा 7 इधर, तो टोटल मिलाकर ये हो जाएगा 7 की पावर 3, 6 प्लस 1 की पावर 3, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। हम जितनी बार काटते हैं उससे एक ज्यादा टुकड़े होते हैं, तो इसलिए मैंने 6 में प्लस 1 किया, 7 की पावर 3, 343, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, पहचानो क्या कह रहा है। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती, कहना तो यही चाह रहा है कि हर चमकती चीज, ये कहावत है एक प्रकार से, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो इसका अर्थ क्या है, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती, कहना तो यही चाह रहा था ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती, उसका अर्थ तो यही है, उसका अर्थ तो यही है। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते, बात ये भी ठीक है ना, किसी को देखकर आप उसके आचरण को नहीं पहचान सकते, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। वो दोनों चीजें, दोनों बातें उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दर्शाना चाह रहा है, इसलिए दोनों के दोनों निष्कर्ष जो हैं वो राइट होने वाले हैं, बोथ आर राइट। नेक्स्ट, आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे समझौते को स्वीकार कर लेना चाहिए, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, किसी भी अन्य गवाह रिकॉर्ड की आगे और जांच को टालना चाहिए, कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों से आंशिक रूप से हटना चाहिए। कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, फटाफट से बताओ कौन सा वाला राइट है, बी ऑप्शन वाले। आपको एक उद्योगपति द्वारा, है ना, कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है, ठीक है, मतलब वो आपसे चाह रहा है कि ये जो धोखाधड़ी हुई है उसको आप व्यक्तिगत निपटान करें और समापन की सहायता चाह रहे हैं, इसको खत्म करो इस चीज को। तो मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे समझौते को स्वीकार कर लेना चाहिए, बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से ना,
गलत। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये वाला सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं और निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या होगा जो ये आप कर चुके हो पहले भी। आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा। जांच पूरी करने के बाद आप अदालत में क्या जमा करते हो? जमानत आवेदन करते हो, आरोप पत्र करते हो, गिरफ्तारी वारंट करते हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट करते हो, FIR करते हो, या बताओ कौन सा सही है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, FIR करोगे क्या? गलत होगा, है ना। जांच के बाद आपको अब जाना है अदालत में, जमा करने के लिए होता है चार्जशीट, आरोप पत्र, चार्जशीट होती है जिसको आप जमा करोगे, ऑप्शन नंबर बी। एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं के समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? यदि समुदाय में मानदंड लंबे समय से स्वीकृत हैं तो मामले को तुरंत खारिज कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लंबे समय से चीजें चलती आ रही हैं आप उनको ऐसे ही चलने दो पुराने टाइम से, चीज गलत होगी। देरी को कम करने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेजना चाहिए। देरी को कम करने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक अदालतों में, ऐसा इसकी जरूरत नहीं है ना। लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाने चाहिए या अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए, ये ठीक है। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले, अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। नेक्स्ट, शर्तें नोट करो। XYZ कॉलेज में आगामी वर्ष के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए चयन प्रक्रिया के निम्नलिखित मानदंड हैं। उम्मीदवार के पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, उनको नोट करो सभी चीजों को। 12वीं कक्षा पास करनी चाहिए जिसमें विज्ञान विषय प्रमुख हो। साइंस से 12वीं होनी चाहिए, परसेंटेज नहीं दी, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? 1 अगस्त 2016 को 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। एक बार का डिपॉजिट 10,000 और वार्षिक फीस 48,000 जमा करने में सक्षम होना चाहिए। 10वीं की परीक्षा में कम से कम 70% और 12वीं की परीक्षा में, भाई दे दिया नंबर, 10वीं में 70% और 12वीं में 60%, सिवाय सी को ड्रॉप करने की बात कर रहा है और कोई शर्त नहीं छोड़ रहा। सी को छोड़ने की बात कर रहा है, अगर सी में कोई गड़बड़ होती है तो उसका वार्षिक शुल्क और एक बार का डिपॉजिट 8,000 तक जमा करने में सक्षम हो तो मामला प्रबंधक निदेशक के पास भेजा जाएगा। केवल सी शर्त में छूट थी इसकी, सी वाली शर्त में इसको डिस्काउंट मिलेगा। बस पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो और आंसर बताओ। उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए जब 7 जुलाई 2016 को गणेश 20 वर्ष का है? 7 जुलाई 2020 को गणेश जो है वो 16 वर्ष का है। भाई फटाफट से पहचानो क्या होगा इसका। 20 वर्ष का है 7 जुलाई को, क्या ये शर्त में पास हो रहा है? वो कह रहा है 1 अगस्त 2016 को 18 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, और ये 2016 में 20 वर्ष का है तो कम का नहीं होना चाहिए, शर्त लग गई। विज्ञान को प्रमुख विषय के रूप में रखकर 10वीं में 87% और 12वीं में 65%। हमको कितने चाहिए थे? हमको चाहिए थे 10वीं में 70 और 12वीं में 60। 10वीं में भी पास, 12वीं में भी पास। विज्ञान प्रमुख विषय है, पास हो गया। वह शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क का भुगतान करने में सक्षम है। जो शुल्क संरचना है, जितना वो चाह रहे हैं उसको भी देने में सक्षम है। तो आप क्या कहोगे, सेलेक्ट या नॉट सेलेक्ट? जब 5 शर्तें थी, पांचों की 5 शर्तें लग चुकी हैं, एज वाली भी, और भैया विज्ञान विषय से 12वीं होनी चाहिए, और 10वीं में 87%, 12वीं में 65%, और शुल्क देने के लिए भी सक्षम है। सारी शर्तें, तो इसका तो चयन होगा ही होगा, इसका तो चयन होगा ही होगा, उम्मीदवार का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट, इसका आप बता दो, सेलेक्ट होगा या नहीं होगा? फटाफट से बता दो इसका आंसर।
पहचानो। उस क्वेश्चन को मैं देख लूंगा, उसमें शायद मुझे लग रहा है कोई कहीं टाइपिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक है या कोई गड़बड़ थी, 20 वगैरह कुछ लिखा हुआ था, तो वो थोड़ा सा देखना होगा। उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए? रक्षित ने एबीसी स्कूल में 93% अंक के साथ 10वीं पास की है और 89% अंक के साथ 12वीं पास की है। भाई परसेंटेज तो अच्छी खासी है, ये रही और ये रही। वह शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क का भुगतान करने को तैयार है, ये भी पास हो गया। और उसका जन्म 13 जनवरी 1997 है। 2016 तक की बात थी ना, 16 में से 7 गए भैया 9, और इधर कितना, 10 में से 9 गया 19 साल। 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 19 साल का है तो एज में भी पास हो गया, एज में भी पास हो गया। अब मैं बात करता हूं आगे, सारी शर्तें लग रही हैं, है ना, तो फिर बचा क्या, फिर बचा क्या केवल, लेकिन यहां ये नहीं बोला साइंस, ये बोला है क्या, रक्षित ने एबीसी स्कूल में 93% अंक के साथ 10वीं पास की और 89% के साथ 12वीं पास की है। 12वीं में क्या होना चाहिए था, पहली शर्त में गड़बड़ हो गई। देखो पहली शर्त में 12वीं कक्षा पास करनी चाहिए जिसमें विज्ञान विषय प्रमुख हो, ये इसमें फेल हो गया, ये इसमें फेल हो गया भैया 12वीं में, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा, उम्मीदवार का चयन नहीं होने वाला बिल्कुल भी। चयन करोगे या आंकड़े पर्याप्त लगाओगे, बताओ क्या लगाओगे इसमें, रुको 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 रुको, हाँ आंकड़े पर्याप्त लगाएंगे ना, ऑप्शन ये भी तो दिया है, क्योंकि 10वीं में पास हो गया, 12वीं में भी पास है, वो तो पास है ना 10वीं और 12वीं में, भाई पास है, 10वीं में भी पास 12वीं में भी पास। और यहां बस ये नहीं दिया उसने 10वीं और 12वीं जो की है ना, वो 12वीं जो उसने की है वो किस किस डिपार्टमेंट से की है, 12वीं के बारे में कहा बोला उसने, भाई आंकड़े अपर्याप्त लगाए जाएंगे, आंकड़े अपर्याप्त, दिए गए तथ्य निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त हैं, क्योंकि यहां 12वीं के लिए ये नहीं बोला उसने साइंस से की है या आर्ट से की है या भैया बायो से की है, किससे की है, ये कुछ नहीं दिया, आंकड़े अपर्याप्त लगाएंगे क्योंकि 12वीं के बारे में बोला ही कुछ नहीं है। नहीं तब लगाते जब कोई सी शर्त में वो फेल हो जाता, नहीं तब लगाते जब वो कोई सी शर्त में फेल होता, क्योंकि यहां तो डेटा दिया ही नहीं है, डेटा दिया नहीं है तो आंकड़े अपर्याप्त है। पास तो वो था 10वीं और 12वीं में दोनों में, आंकड़े अपर्याप्त, डाटा नॉट सफिशिएंट। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही है, बाकी के 30 क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे, और उस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लूंगा उसमें ऐसा क्या था जो कहीं गड़बड़ हो रही थी, वो एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ था उसमें, तो उसको हम चेक कर लेंगे कल की क्लास में। मिलते हैं आपसे कल शाम को 4 बजे अपने वाले समय पर, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।